हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट 2 पर। पार्ट 1 हम पढ़ ही चुके। तो पर्सनल प्रोनाउन ये होते हैं आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम और लास्ट में इट। तो हम आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, दे, देम, तो यहाँ तक तो हम पार्ट 1 में पढ़ चुके। तो केवल हमारा एक प्रोनाउन रह गया था इट। इट को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए फिर दोस्तों समझते हैं इट के बारे में। सबसे पहले इट का सेंस देखते हैं कि इट किस चीज़ का सेंस देता है। इट सेंटेंस में यह या वह का सेंस देता है। अब इट के यूज़ देख लेते हैं। इट के यूजेस कहाँ कहाँ पर इट यूज़ हो जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है इट। नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग का मतलब हुआ जिनके अंदर जान नहीं होती, निर्जीव वस्तुएं। और एनिमल के लिए यूज़ हो जाएगा इट। और इंसेक्ट्स के लिए यूज़ हो जाएगा इट। इंसेक्ट्स का मतलब कीड़े, तो इंसेक्ट्स के लिए हो जाएगा। और इन्फेंट्स के लिए हो जाएगा। इन्फेंट्स का मतलब शिशु या नवजात बच्चे। इट की प्लूरल फॉर्म दे होती है। अब जैसे कि इधर मैंने सेंटेंस लिखा, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। यूएसए इज अ सुपर पावर। यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, यूएसए इज अ सुपर पावर। तो ये बोलने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस यूएसए का रिपीटेशन हो गया है। और यूएसए क्या है? नाउन। तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन बना है। तो यहाँ पर हम कोई प्रोनाउन लगा लेते हैं जो यूएसए का ही सेंस दे, लेकिन यहाँ पर यूएसए ना लिखा हुआ हो। तो हम क्या करते हैं, देखो यूएसए क्या है? यूएसए नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए कौन सा प्रोनाउन है? इट है। तो यहाँ पर हम इट का यूज़ कर लेंगे। इस यूएसए की जगह पर यहाँ पर हमें इट लगाना है। अब सेंटेंस सही हो जाएगा कि यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। यूएसए एक विकसित देश है, यह एक महाशक्ति है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। यहाँ पर आया है इट, तो यहाँ पर हम इट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था, ऊपर वाले सेंटेंस में केवल एक ही देश के बारे में बात चल रही थी, केवल एक ही देश था यहाँ पर, तो हमने इट का यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ दो देशों के बारे में बात चल रही है, श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में। तो मतलब ये हुआ कि यह प्लूरल चीज़ बन गई। तो इट का यूज़ हम तब करते हैं जब सिंगुलर चीज़ हो, और जब प्लूरल हो जाएगी तो वहाँ पर हम इट का यूज़ नहीं करेंगे। फिर वहाँ पर हम इट की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। तो ये वाला पॉइंट लिखवाया ही है कि इट की प्लूरल फॉर्म दे होती है। तो यहाँ पर हमें इट की जगह पर दे लिखना है। अब जब दे आ गया तो दे तो प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर थोड़ी लेता है। तो इज की जगह पर आएगा आर। अब सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म। श्रीलंका और पाकिस्तान विकासशील देश हैं, ये आंतरिक आतंकवाद को झेल रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज अ रैबिट। तो रैबिट क्या है? रैबिट मतलब खरगोश। तो रैबिट एनिमल है,
तो एनिमल के लिए भी इट का यूज हो जाता है। इट इज अ रैबिट, यह एक खरगोश है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, आई लव माई डॉग, इट इज ऑलमोस्ट ह्यूमन। तो डॉग भी क्या है, डॉग भी एनिमल है। तो यहाँ पर ये इट आया है, तो ये इट किसके लिए आया है, ये वाला इट इस डॉग के लिए आया है कि मैं अपने डॉग से प्यार करता हूँ। इट इज ऑलमोस्ट ह्यूमन, यह लगभग मानव है। आई बात समझ में, आई लव माई डॉग, इट इज ऑलमोस्ट ह्यूमन, मैं अपने कुत्ते से प्यार करता हूँ, यह लगभग मानव है। और सेंटेंस देखते हैं, मैंने लिखा इट इज एन आंट। आंट का मतलब होता है चींटी। तो आंट क्या है, आंट इंसेक्ट है, मतलब कीड़ा है। तो इट इज एन आंट, यह एक चींटी है। और सेंटेंस देखते हैं, मैंने लिखा द बेबी इज क्यूट बट इट इज क्राइंग अ लॉट। तो कहाँ पर आया है इट, यहाँ पर आया है इट। और ये इट किसके लिए आया है, यह इट इस बेबी के लिए आया है। तो बेबी क्या हुआ, इन्फेंट हुआ, मतलब नवजात शिशु हुआ। तो सेंटेंस हो जाएगा द बेबी इज क्यूट बट इट इज क्राइंग अ लॉट। बच्चा सुंदर है लेकिन यह बहुत रो रहा है। क्राइंग का मतलब होता है रोना, और आ लॉट का मतलब बहुत। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इट के रूल देखेंगे। अब हम इट के रूल देखते हैं। रूल नंबर 1, यदि आपको किसी सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे, इट प्लस वर्ब, तो रूल हमारा यह है, यदि आपको किसी सेंटेंस में यह दिखाई देता है कि सेंटेंस इट से शुरू हुआ है और फिर वर्ब आई है, तो उसके बाद में प्रोनाउन आएगा, तो वह प्रोनाउन हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना है। सब्जेक्टिव केस, आगे बात समझ में, कि यदि इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर आता है, कोई सेंटेंस इस टाइप से शुरू होता है, इट प्लस वर्ब, तो यहां पर हमें फिर वर्ब के बाद में हमें प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाना है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैंने सेंटेंस लिखा पहला, इट इज मी हु एम टू ब्लेम। तो कहां पर बना ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहां पे बन रहा है। देखो इट ये रहा, इट के बाद में वर्ब आ गई, तो इसके बाद में जो प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हमें मी का सब्जेक्टिव केस लिखना है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस गलत था, तो मी की जगह पर हमें आई करना है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, यह मैं हूं जो दोषी है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने, इट वाज हिम हु मेड दिस मिस्टेक, यहां पे लिख देता हूं मिस्टेक। तो देखो कहां पर स्ट्रक्चर बना, इट से शुरू हुआ सेंटेंस, वर्ब भी आई, तो वर्ब के बाद में जो प्रोनाउन आना है वह हमें सब्जेक्टिव केस का लेना है। तो ये क्या है, हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस लगाओ, तो हिम की जगह पर हमें ही करना है, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, इट वाज ही हु मेड दिस मिस्टेक, यह वह था जिसने यह गलती की थी। तो आया दोस्तों समझ में, यदि कोई सेंटेंस इट से शुरू होता है, इट के बाद में वर्ब आ गई और वर्ब के बाद में कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो फिर हमें उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लेना है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रूल नंबर 2 देखेंगे। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। इट का यूज टाइम, डे, मंथ, वेदर, नेचुरल इवेंट के लिए हो जाता है। इन कंडीशन में इट केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इट का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आई बात समझ में, वेदर का मतलब हुआ मौसम और नेचुरल इवेंट का मतलब हुआ प्राकृतिक घटनाएं।
तो इस टाइप के सेंटेंसों में इट का यूज हो जाता है। तो इट केवल सब्जेक्ट का काम करता है और इट का कोई मतलब नहीं निकलता उस सेंटेंस में, इट कोई मीनिंग नहीं रखता है। अब जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखे, इट इज 6 o'clock, तो देखो टाइम 6 o'clock क्या है, टाइम है, टाइम के लिए यूज हो गया इट। दूसरा, इट इज मंडे, तो मंडे क्या है, डे है, डे के लिए यूज हो गया। तीसरा, इट इज मार्च, तो ये मंथ है, मंथ के लिए यूज हो गया इट। अब चौथा, इट इज विंटर, तो विंटर क्या है, विंटर का मतलब है जाड़े, तो विंटर मौसम हुआ, तो मौसम के लिए यूज हो गया इट। अब पांचवा, इट इज रेनिंग, तो रेनिंग क्या है, मतलब बारिश होना, प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक घटनाओं के साथ हो गया यूज इट का। और लिखता हूं, इट इज मॉर्निंग, तो सुबह होना भी क्या है, एक प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इवेंट है, तो नेचुरल इवेंट के लिए यूज हो गया इट। अब यहाँ पर देखो, जब हम इनका सेंस निकालेंगे तो क्या सेंस निकलेगा, इट इज 6 o'clock, तो मतलब हुआ 6 बजे हैं। इट इज मंडे, सोमवार है। इट इज मार्च, मार्च है। इट इज विंटर, जाड़े हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो गई है। तो अब आप खुद देखो, जब हमने इनका सेंस निकाला तो इट का इन सेंटेंसों में कहीं पर भी सेंस नहीं आया है। तो इट किस चीज का सेंस रखता है, इट यह या वह का सेंस रखता है, और यहां पर कहीं पे भी यह या वह नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के सेंटेंसों में इट केवल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है। इन टाइप के सेंटेंसों में इट का कोई मीनिंग नहीं निकलता, इट का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रूल नंबर 3 देखते हैं। अब हम आज की क्लास का लास्ट रूल देखते हैं। रूल दिस और इट के बीच में है। तो रूल यह है, दिस के बाद में नाउन आ सकता है, लेकिन इट के बाद में नाउन कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लिया मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा दिस इज अ कार, यह एक कार है, तो सेंटेंस ठीक है। अब हमने ऐसे लिखा दिस कार इज माइन, तो देखो ये क्या है, ये कार जो है, कार नाउन है, तो दिस के बाद में नाउन आ सकता है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, दिस कार इज माइन, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। अब मैं सेंटेंस लिखता हूं इस टाइप से, इट पेन इज माइन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों, पेन क्या है, पेन नाउन है, और इट के बाद में हम नाउन कभी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। इसकी सही फॉर्म होगी इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो दोस्तों हम दिस के बाद में नाउन लगा सकते हैं, लेकिन इट के बाद में कभी भी नाउन नहीं लगा सकते हैं। इसका कारण यह है, मान लिया हम इट के बाद में नाउन लगाने लगे, तो इट क्या होता है, इट प्रोनाउन होता है, तो प्रोनाउन बने ही नाउन को हटाने के लिए हैं, इसलिए हम इट के बाद में कभी भी नाउन नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें एरर है, हमें एरर ढूंढनी है। तो पहला क्वेश्चन, आवर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई, तो कहाँ पर गलती है, तो यहाँ पर जो ये दैट आया है, ये दैट इस डॉग के लिए आया है, और अभी अभी हमने पढ़ा है कि एनिमल के लिए इट का यूज हो जाता है, तो यही गलती है, दैट की जगह पर हमें यहाँ पर इट लिखना है। तो सेंटेंस हो जाएगा,
आवर डॉग मे लुक फियर्स बट इट वुड नॉट हर्ट अ फ्लाई। हमारा कुत्ता देखने में भयंकर लग सकता है लेकिन यह एक मक्खी को चोट नहीं पहुंचाएगा। फियर्स का मतलब हुआ भयंकर, और हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचाना, और फ्लाई का मतलब मक्खी। अब दूसरा क्वेश्चन, इट वाज मी हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन रहा है, कौन सा वाला, जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि यदि सेंटेंस इट से शुरू हो, इट के बाद में वर्ब आए और वर्ब के बाद में यदि प्रोनाउन आता है तो हमें इस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लेना होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है, इट के बाद में वर्ब और वर्ब के बाद में प्रोनाउन आया, लेकिन प्रोनाउन का ये ऑब्जेक्टिव केस आया है, हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो मी की जगह पर हमें यहाँ पर आई करना है, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इट वाज आई हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स। यह मैं था जो हर व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। अब तीसरा क्वेश्चन, आई रन फास्टर देन हिम। तो ये क्वेश्चन पार्ट 1 से आया है। इस क्वेश्चन में कंपैरिजन हो रही है, और कंपैरिजन वाला रूल क्या था? कंपैरिजन वाला रूल यह था कि कंपैरिजन हमेशा एक जैसी ही चीज़ों में होता है, मतलब कि सब्जेक्टिव केस का हमें सब्जेक्टिव केस से करना होता है कंपैरिजन, और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से करना होता है। तो हम किसे चेंज करें, इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें या इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें? तो ये तो बदला जाने का है नहीं। आई ये स्थान ही ऐसा है, ये वर्ब से तुरंत पहले का स्थान है, और यह स्थान सब्जेक्ट का फिक्स होता है, तो मतलब यहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हमें ये वाला चेंज करना है, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका सब्जेक्टिव केस बना लो। तो हिम का सब्जेक्टिव केस होता है ही। अब सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई रन फास्टर देन ही, मैं उससे तेज दौड़ता हूँ। अब चौथा क्वेश्चन, एवरीबडी बट ही वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। तो ये क्वेश्चन भी पार्ट 1 से आया है। हमने एक रूल पढ़ा था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे कि लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट और सभी प्रीपोजिशन, ऑल प्रीपोजिशन। तो यदि इन वर्ड के तुरंत बाद प्रोनाउन आता है तो फिर हमें प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना होता है, ऑब्जेक्टिव केस। आई बात समझ में कि ये कुछ इस टाइप के वर्ड हैं जो हमेशा अपने बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला वर्ड मतलब ये आ रहा बट, बट के बाद में, बट के तुरंत बाद में ये आया है, प्रोनाउन आया है, और प्रोनाउन का क्या आया, क्या है ये प्रोनाउन का, ये सब्जेक्टिव केस है। तो हमें क्या लगाना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो यहाँ पर गलती है, ही का ऑब्जेक्टिव केस लगाओ, मतलब हिम लिखना है हमें, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। एवरीबडी बट हिम वाज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए उसे छोड़कर सभी उपस्थित थे। अब पांचवा क्वेश्चन, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बाउट ऑल ऑफ इट। तो कहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है, जो ये इट आया है, इट हमेशा सिंगुलर सेंस के लिए यूज होता है, और इस सेंटेंस का सेंस बना है प्लूरल का। क्यों? यहाँ पर देखो ऑल द ड्रेसेस, ऑल द ड्रेसेस की वजह से इस सेंटेंस का सेंस प्लूरल का हो गया। तो यहाँ पर हमें इसकी प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो इट की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? इट की प्लूरल फॉर्म दे होती है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है या ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, क्योंकि इट ऐसा शब्द है, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट होगी और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होती है। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट की सेम ही होती हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, साफ साफ दिख रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आया है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होती है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो अब यहाँ पर हमें इसके स्थान पर प्लूरल सेंस चाहिए, लेकिन प्लूरल के साथ साथ उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए। तो इट की प्लूरल फॉर्म होती है दे, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है देम। तो यहां पर हमें इट की जगह पर देम करना है, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो सेंटेंस हो जाएगा, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड सो आई बाउट ऑल ऑफ देम। सभी कपड़े देखने में अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने सभी खरीद लिए थे।
अब छठा सेंटेंस, ही यू एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। तो कहाँ पर गलती है? तो देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों पर्सन के प्रोनाउन आ गए, ही भी आ गया, यू भी आ गया और आई भी आ गया। तो तीनों पर्सनल प्रोनाउन आने का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर यह होता है कि पहले तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आना है, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आना है और फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आना है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन केवल यू होता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन 4 होते हैं, ही सी दे इट, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन 2 होते हैं, आई और वी। तो यहाँ पर ऑर्डर देखो किस ऑर्डर में आए हैं ये। तो ये ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या है? यहाँ पर ऑर्डर 3 2 1 है। इस क्वेश्चन में ऑर्डर 3 2 1 आया है और रूल के हिसाब से ऑर्डर यह होना चाहिए 2 3 1। तो पहले हमें सेकंड पर्सन को लगाना है, तो मतलब पहले यहाँ पर यू आएगा और फिर उसके बाद में थर्ड पर्सन को लगाना है। तो मतलब थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पर? ही। तो यू के बाद में ही आएगा। फिर हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लगाना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई होता है। तो इस वाली स्ट्रक्चर की फॉर्म सही यह होगी, मतलब ही यू एंड आई की करेक्ट फॉर्म यह होगी, यू ही एंड आई। तो सेंटेंस हो जाएगा यू ही एंड आई शैल अरेंज एवरीथिंग एंड शैल नॉट आस्क देम फॉर हेल्प। तुम, वह और मैं सब कुछ अरेंज करेंगे और उनसे मदद नहीं मांगेंगे। अब 7वां क्वेश्चन, बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो कहाँ पर गलती है? तो हमें बीइंग से पहले कोई ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो इस सेंटेंस को लिखने में कंप्लीट बना दे। अभी यह सेंटेंस लिखने में अधूरा है, तो हम बीइंग से पहले इट लगा लेते हैं। तो यही गलती थी, हमें खाली बीइंग नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें बीइंग से पहले इट लगाना है। तो मतलब इट बीइंग करना है, इट बीइंग। तो इस बीइंग की जगह पर इट बीइंग होगा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। बारिश का दिन होने की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका। तो ये अभी अभी रूल हमने पढ़ाई था कि ये वही वाला रूल है कि यहाँ पर इट का मीनिंग तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन हमें इट लगाना है ताकि यह सेंटेंस लिखने में कंप्लीट हो जाए। अब 8वां क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ। तो कहाँ पर गलती है? तो देखो जब हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव, तो हमने इस क्वेश्चन के बारे में पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मिस्टर शर्मा जो हैं वह हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ही की कोई ज़रूरत नहीं है, ही फालतू में ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से ही हटाना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ पर इस प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सेंटेंस में पहले ही नाउन के बारे में इंट्रोड्यूस्ड कर दिया है कि मिस्टर शर्मा जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारी तरफ से मीटिंग अटेंड करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब प्रतिनिधि। तो आ गई बात दोस्तों समझ में क्यों हमने यहाँ से ही हटाया है, क्योंकि इस सेंटेंस में हम पहले ही नाउन के बारे में इंट्रोडक्शन दे चुके थे कि मिस्टर शर्मा हमारे प्रतिनिधि हैं, इसलिए आवर रिप्रेजेंटेटिव के बाद में तुरंत वर्ब आएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम दूसरे नंबर का प्रोनाउन पढ़ेंगे जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन।